अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी मिस सारा, आई एम योर इंग्लिश टीचर। लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट बेनिफिशिएंट। यूनिट नंबर 1 वी हैव द शील्ड ऑफ काइंडनेस। अच्छा, ये ऊपर आपको लिख के दिया हुआ है ट्रेडिशनल टेल। इट इज़ जस्ट द टाइप ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट जो है वो किस किस्म का है, डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट आपको दिए जाते हैं। कुछ फ़नी होते हैं, मोरल होते हैं। तो ठीक है, ये जो टेक्स्ट आपको दिया गया है इट इज़ ट्रेडिशनल टेल। इसका मतलब क्या होता है? मनगढ़ंत कहानियाँ, किस्से, छोटी कहानियाँ जो होती हैं वो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने हो सकता है कुछ सुनी भी हो जो सालों से आवाम में चली आ रही हों, बहुत फेमस हो, इस टाइप की कहानियाँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्नो वाइट और 7 बूंदें, सिंड्रेला, इस टाइप की कहानियाँ, ये सब। सबसे पहले आपसे वो क्या कह रहे हैं? टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल टेल्स यू नो। बात कर रहे हैं हम ट्रेडिशनल टेल के बारे में जो आप जानते हैं। अभी फ़िलहाल ये बात तो हम नहीं कर सकते, इस पर आप खुद से थिंकिंग करेंगे। ठीक है, पहले सवाल में वो आपसे क्या कह रहे हैं? डू दे हैव एनी ऑफ द फीचर्स लिस्टेड इन बॉक्स 1। क्या वाकई उनमें वो फीचर्स होते हैं जो बॉक्स 1 में दिए गए हैं? डू दे हैव एनी ऑफ द टिपिकल कैरेक्टर्स लिस्टेड इन बॉक्स 2। क्या उसमें वो कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको बॉक्स 2 में दिए गए हैं? सही है। बॉक्स 1 में आपको वो ट्रेडिशनल टेल के कुछ फीचर्स बता रहे हैं। सबसे पहले वो क्या बता रहे हैं कि प्लॉट्स, कहानी का प्लॉट का क्या मतलब कि उसकी मेन थीम क्या है, उसमें मेन इवेंट क्या है। सही है, उसका मेन पॉइंट, मेन उसमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ट्रेडिशनल टेल के अगर प्लॉट के बारे में हम बात करें तो वो क्या कह रहे हैं कि विच टीच अस अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, कि वो हमें इंसानों के रवैये के बारे में सिखाता है। कैरेक्टर्स उसमें सिंपली डिस्क्राइब कर दिए जाते हैं कि कोई अक्लमंद है, कोई बेवकूफ़ है, मगरूर है, इस तरह से। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिट्स के दरमियान उसमें क्या दिखाते हैं? वो तसादुम दिखाते हैं, टकराव दिखाते हैं, या फिर लड़ाई वगैरह। कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई को कहते हैं, तसादुम को कहते हैं, टकराव को कहते हैं। कि एक तो फिज़िकली तौर पे भी हो सकती है, और जैसे आइडियाज़ वगैरह में भी उनका टकराव होगा, अपोजिट होंगे एक दूसरे के। गुड एंड बैड, अच्छे और बुरे के दरमियान। ओल्ड एंड यंग, बूढ़े जवान के दरमियान। वाइस एंड फुलिश, अक्लमंद और बेवकूफ़ के दरमियान। ठीक है। मीन एंड जेनरस मतलब रहमदिल, एंड मीन बुरे को कहते हैं। ठीक। रिपीटेशन ऑफ फ्रेसेस और एक्शंस, फ्रेसेस और एक्शंस जो है वो बार बार दोहराए जाते हैं। बॉक्स 2 में वो आपको क्या बता रहे हैं? कुछ कैरेक्टर्स बता रहे हैं ट्रेडिशनल टेल के। ट्रिक्स्टर मतलब कोई ऐसा शख्स उसमें होता है जो बहुत ज़्यादा चालाक और धोखेबाज हो। किंग की कहानी अगर होती है तो ऑफन प्राउड एंड फुलिश। बादशाह के बारे में अगर बता रहे हैं तो बादशाह कैसा होगा? मगरूर होगा या बेवकूफ़। फादर ऑफन हार्श, अक्सर सख्त होते हैं। मदर ऑफन डेड, मर चुकी होती हैं। स्टेप मदर, सुतेली माँ, अगर सुतेली माँ का दिखाया हुआ है उसमें करेक्टर तो ऑफन क्रूअल, वो अक्सर जालिम होती हैं। थर्ड चाइल्ड, अच्छा मोस्टली इस तरह की स्टोरीज़ में क्या होता है कि जो सबसे छोटा या तीसरा सन होगा या बेटा होगा वो अक्सर एंड में जीत जाता है, या फिर वही ज़्यादा अक्लमंद होता है। मॉन्स्टर और विकेट पर्सन, कोई ना कोई बदमाश शख्स उसमें मौजूद होता है या मॉन्स्टर मौजूद होता है। क्रूअल, जो जालिम होता है, और ग्रीडी या लालची होता है। अभी अब हम ये जो कहानी पढ़ेंगे इसमें भी एक जो नेबर दिखाया हुआ है वो लालची किस्म का, मतलब विकेट पर्सन के तौर पर वो इसमें मौजूद है। द शील्ड ऑफ काइंडनेस, कम टू द स्टोरी। शील्ड कहते हैं ढाल को, और काइंडनेस का मतलब होता है रहमदिली या मेहरबानी या हमदर्दी। ठीक। रहमदिली की, एहसान को भी कहते हैं, रहमदिली की, एहसान की ढाल। शील्ड ऑफ काइंडनेस का मतलब क्या बना? अच्छा, यहाँ टाइटल में शील्ड का मतलब वो क्या बन रहा है कि काइंडनेस की, रहमदिली की क्या पावर होती है। ठीक है, काइंडनेस की, रहमदिली की पावर। ठीक। अच्छा, कहानी में शील्ड के बारे में बताया जाएगा तो वो जंगों वगैरह में अक्सर आपने देखी होगी कि मेटेलिक पीस एक होता है, एक साइड पर हाथ से लगा लेते हैं, उससे वो दूसरे के वार को रोक रहे होते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वंस, एक दफ़ा, देयर वॉज अ गुड ओल्ड मैन, एक अच्छा बूढ़ा आदमी था। हु हैड 3 फाइन सन, जिसके 3 बेटे थे। अच्छा देखिए, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ये हैड लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। हैड जो है वो सेकंड फॉर्म है हैव की। सेंटर में से अगर हम हु हटा दें तो ये क्या बन जाएगा? ओल्ड मैन हैड।
इन दिस वे, ठीक है। अच्छा, हैड क्या है यहाँ पर? वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने बताया आपको ये हैव की सेकंड फॉर्म है। हैव का मतलब होता है रखना या पास होना, पोजीशन को, कब्जे को शो कर रहा होता है, ठीक है, मलकियत को शो करता है। तो यहाँ पर हैड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है एनी एक्शन, कोई भी काम। वर्ब मीन्स एनी एक्शन, कोई भी काम, ठीक। अच्छा, काम करने वाले को, जो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब डूअर ऑफ द एक्शंस, काम करने वाला, ठीक है। तो ओल्ड मैन यहाँ काम कर रहा है, रखने का काम ओल्ड मैन कर रहा है। तो ओल्ड मैन क्या है? सब्जेक्ट है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म है हैड। सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही हो तो वो टेंस क्या कहलाता है? पास्ट इंडेफिनेट टेंस। कैसा टेंस? पास्ट इंडेफिनेट क्या शो करता है? गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे होते हैं इसमें, ठीक है। पास्ट का मतलब गुजरा हुआ वक्त, ठीक है। इसमें हम गुजरे हुए वक्त की बात करते हैं। अभी सिर्फ आपने इतना याद रखना है इंडेफिनेट क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि पास्ट टेंस की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। वो इन डिटेल हम ग्रामर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी आपने क्या याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनेट गुजरे हुए वक्त की बात हो रही होती है। इसी तरह से आगे एक और आएगा, द ओल्ड मैन कॉल्ड। द ओल्ड मैन कॉल्ड, कॉल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और बुलाना, इसका मतलब बुलाना। और कॉल्ड पास्ट की बात है तो बुलाया, ठीक है। और ओल्ड मैन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो ये टेंस कौन सा बन गया? पास्ट इंडेफिनेट, गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है कि बूढ़े आदमी ने बुलाया। अगर इसी को हम प्रेजेंट में बोलना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? ओल्ड मैन कॉल्स, बूढ़ा आदमी बुलाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दैट टेंस इज ऑफ पास्ट इंडेफिनेट। ओके, नाउ कम टू द स्टोरी। द वंस देयर वॉज अ गुड ओल्ड मैन, एक अच्छा बूढ़ा आदमी था, हु हैड 3 फाइन सन्स, जो रखता था 3 अच्छे बेटे। द फैमिलीज हैप्पीनेस, फैमिली की खुशियाँ, एपोस्ट्रॉफी एस आपको नज़र आ रहा है फैमिली के साथ, दिस इज फैमिली के साथ ये अपोस्ट्रॉफी लगाए, ठीक है। ये जो कोमा ऊपर की तरफ लगा है इसे कहते हैं अपोस्ट्रॉफी। इसका मतलब, और इसका मतलब क्या होता है? का की या के। फैमिलीज हैप्पीनेस, फैमिली की खुशियाँ, वाज स्पॉइल्ड, तबाह हो गई थी, ओनली बाय द ग्रीडीनेस ऑफ देयर नेबर। स्पॉइल्ड, तबाह हो गई थी, ओनली सिर्फ, बाय के ज़रिए, ग्रीडीनेस लालच, ऑफ देयर नेबर उनके पड़ोसी के। सही है, फैमिली की खुशियाँ जो है वो पड़ोसी के लालच की वजह से तबाह हो गई थी। अच्छा, उस बूढ़े आदमी का एक पड़ोसी था जो बहुत ज़्यादा लालची था, तो वो इन्हें तंग करता रहता था, जिसकी वजह से फैमिली में जो है वो सुकून नहीं होता था, ठीक। हु, जो, कॉन्स्टेंटली, मुस्तकिल, ट्राइड, कोशिश करता था, टू स्टील, चुराने की, फ्रॉम दैम, उनसे, एंड इवन, और हत्ता के, थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना, ठीक है। अब सेकंड फॉर्म पास्ट में धमकियाँ देता, देयर लाइफ्स, उनकी ज़िंदगियों की, मतलब उनकी ज़िंदगी ख़त्म करने की भी धमकी देता था वो। वन डे, एक दिन, द ओल्ड मैन कॉल्ड, ठीक है। द ओल्ड मैन सब्जेक्ट, कॉल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। द ओल्ड मैन कॉल्ड, बूढ़े आदमी ने बुलाया, हिज सन, अपने बेटों को, एंड सेड, और कहा, माई फादर्स शील्ड, मेरे वालिद की शील्ड, इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग, सबसे कीमती चीज़ है, आई ऑन, मेरे पास है। आई ऑन वर्ब और उस, सॉरी, आई सब्जेक्ट, ऑन जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। लुक एट हियर, सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब, आपको मैंने बताया कि वर्ब कहते हैं किसी भी काम को, ठीक है। वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, 4 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर, पहले हमने सेकंड फॉर्म की बात की थी, अब फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। और सब्जेक्ट मैंने आपको क्या बताया? सब्जेक्ट मैंने क्या बताया था? काम करने वाला, सही है, जो काम कर रहा होता है डैट इज़ सब्जेक्ट। और वर्ब कोई भी काम, सही है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो तो डैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, मौजूदा वक्त की बात होती है, ठीक है।
ये डिफरेंस आपने दोनों याद रखना है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस। ठीक, नाउ कम अगेन टू द स्टोरी। आई ऑन, मेरे पास है, मैं रखता हूँ। ओनली वन ऑफ यू कैन इनहेरिट इट, तुम में से सिर्फ एक उसे हासिल कर सकता है। सो तो अब ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है आई, और उसके बाद अगेन अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है और फिर एम लगा हुआ है। अपोस्ट्रोफी को कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये आई एम का कॉन्ट्रैक्शन बना के आपको दिया हुआ है, इससे पढ़ेंगे आई एम गोइंग टू। अच्छा, गोइंग का मतलब होता है जाना, लेकिन यहाँ गोइंग का मतलब जाना नहीं है। यहाँ पर गोइंग शो कर रहा है इंटेंशन को, बूढ़े आदमी के इरादे को शो कर रहा है, ये इंटेंशन के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू अ टेस्ट, मैं तुम्हें एक टेस्ट देने वाला हूँ। अब बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है, उसके पास एक शील्ड है उसके वालिद की, अब वो तीनों में से एक को दे सकता है, क्योंकि एक ही शील्ड है और बेटे 3 हैं। किसी को ऐसे ही अगर दे देगा तो बाकी के 2 बेटे जो है वो उससे बदसन हो जाएंगे। इसलिए वो क्या कर रहा है, उसने क्या तरकीब निकाली कि वो क्या करता है, उनको टेस्ट देता है। सही है, अब टेस्ट देकर वो क्या कहेगा उनसे कि तुम में से जो भी इस टेस्ट में कामयाब हो जाता है, डेफिनेटली उसमें से जो टेस्ट में कामयाब हो जाएगा उससे फिर वो अपनी शील्ड दे देगा। ठीक है, अभी इसको हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। आपका असाइनमेंट ये है कि आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कॉपी वर्किंग की तरफ आ जाइए। सबसे पहले एज़ यू नो इंट्रोडक्शन पेज बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, रेड लाइन पर इंट्रोडक्शन शो करेंगे, देन नेम, फादर नेम, क्लास एंड देन सब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट पेज आपका इंट्रोडक्शन का। देन आपने क्या बनाना है, मिड टर्म का टाइटल बनाना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही बनाएं, जैसे चाहें आप बना सकते हैं, योर विश। ठीक, उस टाइटल के बाद आपने क्या बनाना है, चैप्टर का टाइटल बनाना है, यूनिट का टाइटल बनाना है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि मिड टर्म के बैक वाला पेज मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, उससे आपने यूज़ नहीं करना। इसी तरह से आप राइट साइड वाले पेज पर चैप्टर का टाइटल बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।